स्टार्टिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की। ग्रुप 16 एलिमेंट को एक कॉमन नाम दिया गया है चालकोजन। चालकोजन। अब चालकोजन का मतलब क्या होता है जी? चालको का मतलब होता है और जन का मतलब हो गया जनरेशन। दैट मीन्स और जनरेशन। जब भी हम लोग बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट की, तो हमें बेसिकली जो एलिमेंट मिलते हैं, एक तो नेटिव स्टेट में मिलते हैं और एक हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं और कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कौन कौन सा? एक फ्री स्टेट जिसको हम लोग नेटिव स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में था कंबाइंड फॉर्म और कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब कंबाइंड स्टेट में हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में हमें रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, और फ्री फॉर्म में और नेटिव स्टेट में कौन से एलिमेंट मिलेंगे? बेसिकली जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपके पास में कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ठीक, और उसके बाद में आपके पास में मरकरी हो गया। ऐसा नहीं है कि फ्री स्टेट में आपको कंबाइंड स्टेट में कॉपर नहीं मिलेगा, कॉपर कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। चालकोजन का मतलब और जनरेशन। अब यदि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 16 ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आपके पास में? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलेनियम एंड पोलोनियम, ठीक है। अब जितने भी आपको कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट मिलेंगे, जो भी आपको एलिमेंट मिल रहे हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर में, या तो वो अपनी ऑक्साइड और की फॉर्म में मिलते हैं, या फिर अपनी सल्फाइड फॉर्म की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर सल्फेट की फॉर्म में मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास में लिखा हुआ है Fe2O3, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, है ना, या फिर मैं लिख दूं Al2O3, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये क्या था अपने पास में? बॉक्साइड, ठीक। तो देखो ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और दोनों के दोनों देखो किसकी फॉर्म में मिले हैं? ऑक्साइड की फॉर्म में मिले हैं। दैट मीन्स दे आर द ऑक्साइड और। ऐसे ही जैसे मेरे पास में है, मैंने लिखा भाई PbS, है ना, जिसको हम लोग गैलेना के नाम से जानते हैं, या फिर मैंने लिखा HgS, सिनेबार। देखो तो कुछ एलिमेंट तो आपको सल्फाइड फॉर्म में मिल रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स आपको किसकी फॉर्म में मिले हैं? ऑक्साइड फॉर्म के अंदर मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इस फैमिली को हम लोगों ने नाम दिया है चालकोजन। चालकोजन का मतलब और जनरेशन, ठीक। तो आपके पास में बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से 90-95% एलिमेंट तो अपनी ऑक्साइड फॉर्म में ही मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर में, दैट मीन्स इन द कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आगे यदि हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास में ये हमारे कुछ एलिमेंट हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलेनियम और पोलोनियम, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के। अच्छा, और यदि इनका स्टेट देखा जाए, ठीक है, यदि हम लोग इनका स्टेट देखें तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन इस ग्रुप के अंदर में गैसियस फॉर्म में मिलेगा, और नहीं तो सभी एलिमेंट्स जो होंगे आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर यदि हम लोग देखें स्टेट, तो ये कौन सी फॉर्म में मिला हमें? गैस की फॉर्म में, और सभी एलिमेंट्स हमें किस फॉर्म में मिले थे? सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, ओके। और यदि हम लोग देखें यहाँ से इनका नेचर, यदि हम लोग देखें ग्रुप 16 एलिमेंट्स का यदि नेचर देखना स्टार्ट करें हम लोग, तो देखिए आपके पास में नेचर देखें तो हमारे पास में ऑक्सीजन जो हमारा नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। अच्छा, सल्फर भी हमारा नॉन मेटल ही है, ठीक। वहीं पर सेलेनियम और थैलेनियम दोनों के दोनों हमारे पास में मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक। वहीं पर हमारा पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, साथ साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ में एक मेटल भी है। दैट मीन्स ए पुअर मेटल बट इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखो मैंने इसके ऊपर में स्टार लगा रखा है, तो जो भी आपको एलिमेंट मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर में जिनके ऊपर में स्टार लगा होगा, तो वह वहां पर आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इंडिकेशन करता है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हमारे पास में क्या मिला? नेचर क्या क्या देखने को मिला? ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के दोनों किसकी फॉर्म में है? नॉन मेटल की फॉर्म में। सेलेनियम और थैलेनियम हमारे पास है मेटलॉइड की फॉर्म में है। पोलोनियम हमारा एक पुअर मेटल है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। यदि हम लोग अकरेंस की हम लोग यदि बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारा फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इस फैमिली को क्या नाम दिया था अपन लोगों ने? चालकोजन। और मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में ही मिलते हैं, दैट मीन्स ऑक्साइड ओर में ही मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सल्फर हमारा 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। वहीं पर सेलेनियम हमारा
68th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है। थैलेनियम की परसेंटेज बहुत कम है, 74th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है जी। ठीक है, पोलोनियम के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा अकरेंस की बात हम लोग कर रहे थे, फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसको इतना प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात क्या भाई, हमारे पास में ऑक्सीजन हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है। ऑकरेंस के अंदर में ही यदि हम लोग ये देखें कि ऑक्सीजन हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है, तो ऑक्सीजन हमें मिलता है O2 की फॉर्म में, डाइऑक्सीजन, वहीं पर हमारा और एक और मिलेगा ओजोन, O3। आपके पास में O2 जो है आपका पैरामैग्नेटिक होता है, वहीं पर O3 जो है आपके पास में डायमैग्नेटिक होता है। P स्टैंड फॉर पैरामैग्नेटिक एंड D स्टैंड फॉर द डायमैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे पता चलेगा सर, इट इज अ पैरामैग्नेटिक एंड इट इज अ डायमैग्नेटिक। तो इसको पता करने के लिए आप किस चीज का यूज कर सकते हो, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज कर सकते हो। ऐसे ही सल्फर जो है आपको अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। S8 की फॉर्म मिलेगा, रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाता है, S6 की फॉर्म में मिलेगा, S4 की फॉर्म में मिलेगा और S2 की फॉर्म में मिलेगा। ये भी ये S8 डायमैग्नेटिक होता है, S6 डायमैग्नेटिक होता है, S4 डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन आपका S2 जो है आपके पास में बेसिकली वो पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे पता लगेगा, अगेन यूजिंग द MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। ऐसी सेलेनियम और थैलेनियम भी जो है अपनी एटॉमिक, उसकी एटॉमिसिटी जो होगी S8 की फॉर्म में मिल सकता है या फिर S6 की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमें सबको बात समझ में आई है कि हम लोग कैसे पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक 16 ग्रुप एलिमेंट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन ही हमारा, इसको कैसे डील किया जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं इनके एटॉमिक नंबर पे। अब यदि देखा जाए, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी एटॉमिक नंबर याद करने की। तो सबसे पहले ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए। अच्छा जी, अब एटॉमिक नंबर कैसे याद किया जाता था, देखो हमें बस एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना है और तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8। ठीक है, सल्फर का उसमें क्या ट्रिक दी थी मैंने आपको, 8 2 8 8 है ना, 18 18 32, ये ट्रिक दी थी मैंने आपको, है ना। तो आप यहाँ से इस ट्रिक को थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, इतना सा यूज़ कर लीजिए अब। ठीक है, अब जैसे देखो मेरे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर हमने कितना जोड़ दिया, 8 और जोड़ दिया, कितने हो गए 16 के अंदर में 18 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 34 के अंदर में 18 जोड़ दिया, फिर से कितना हो गया 52, और 52 के अंदर हम लोगों ने जोड़ दिया है कितना 32, तो हमारे पास में हो गया 84। तो बड़ा आसान हो जाता है सर एटॉमिक नंबर याद करना तो। ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या देखना है, 16 ग्रुप एलिमेंट के अंदर में, 16 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर में हमें सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखा जाए यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भैया इनका, NS2NP4 और N किसको स्टैंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल को या फिर नंबर ऑफ शेल को। ठीक है, और N की वैल्यू जो होगी आपके पास में 2 से लेके 6 तक। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, तो उसको पता करने के लिए छोटा सा काम करते हैं अपन लोग। क्या काम करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब N की वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, सेलेनियम आपका 4th पीरियड का एलिमेंट है, Te आपका 5th पीरियड का एलिमेंट है और पोलोनियम आपका 6th पीरियड का एलिमेंट है। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है, N की वैल्यू जो है मैंने 2 से लेके 6 तक रखी है। ठीक है, अच्छा अब इस कॉन्फ़िगरेशन से एक बात और भी समझ में आती है जी, वो क्या सर, कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6। दैट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे पास में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास में, 6। और वो कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 6। अब ऐसे ही आपके पास यदि ग्रुप 15 आप यदि पढ़ रहे होते तो ग्रुप 15 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते, 5। कैसे पता चलेगा, हम लोग एक एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास में हो गया फॉस्फोरस का एटम कितना 15, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, या फिर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए 2 8 5, तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, है ना। तो देखो बस ग्रुप नंबर से ही पता लग जाता है कि कितने उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल का मतलब यही होता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास में, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, अच्छा अब यदि हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें
ठीक है, सभी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना यदि स्टार्ट करें तो एक बड़े सिंपल वे में इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। ओके, मैं यहाँ पर एक छोटे से फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है NS2NP4। अब जैसे देखिए मेरे पास में है ऑक्सीजन का एटम कितना 8, तो कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, है ना। ऐसे ही हम लोग किसके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, है ना। अब देखना टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर, देखो 4 6 10 10 + 2 12 16, है ना। तो एक तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप इसका एक छोटा सा फॉर्म यूज़ कर सकते हो। देखो इतना यहाँ तक जोड़ लेते हैं, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक देखो कितने हो गए 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नियोन का, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपन, देखो नियोन, ठीक है। तो नियोन का एटॉमिक नंबर हो गया कितना 10, और उसके बाद क्या आया हमारे पास में 3s2 3p4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर कोई नोबल गैस एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हम लोग नियोन के बाद में कौन आएगा, देखो पहले आ गया नियोन, फिर आ गया आर्गन, फिर आ जाएगा क्रिप्टन, फिर आ जाएगा जीनॉन, फिर आ जाएगा अपने पास में रेंडॉन, है ना। अब देखो मुझे किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सेलेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एंड आई एम यूजिंग आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक कितना हो गया 18, आफ्टर दैट 3d 10 4s2 और उसके बाद में 4p4। अब देखो इन तीनों के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन आई है, देखो यहाँ पे इसके पास में देखो क्या है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सब शेल, ये तो दोनों तो क्या है अपने सब शेल, S सब शेल एंड P सब शेल। सेल का यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 6, और यहाँ पर देखो 6, यहाँ पर देखो 6। इसी के बिहाफ में हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखा था NS2NP4, ठीक है। ऐसे यदि आपको थैलेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो क्या यूज करोगे, क्रिप्टन, तो क्रिप्टन उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्रिप्टन के अंदर देखो जैसे यहाँ पर आ गया था पहले कौन, यहाँ पर 3d आ गया, तो यहाँ पर कौन आएगा 4d 10 5s2 5p4। बड़ा सिंपल हो गया सर ये तो अब, है ना। अच्छा, मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी, वो पीछे वाले वीडियो में जाके आप लोग जो है वो पैटर्न यूज़ कर सकते हो, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमें लिखना है पोलोनियम का कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन लोग, तो देखिए जीनॉन हमारे पास में एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 54, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना 54। उसके बाद में क्या यूज़ करोगे 4f 14 5d 10 6s2 6p4। आप 12th क्लास में है तो 12th क्लास वालों को तो ये सब बड़े आसानी से आता है ना, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन, और देखो इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में एक बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है कि लास्ट सेल के अंदर में आपको हर बार 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। S सब शेल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, P सब शेल के अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यदि हम लोग आगे देखें तो हमारे पास में सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा इस चैप्टर का, चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है। चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई, छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का एक, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या होगी, हमारी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, एटॉमिक रेडियस या फिर रेडियाई, चलिए एटॉमिक रेडियाई ही लिख देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास में एटॉमिक रेडियस होता क्या है जी, ठीक है। ये मान लिया अपन लोगों ने ये अपना न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से ये कुछ हमारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। दैट मीन्स सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट डिस्टेंस, ठीक है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, एटॉमिक रेडियस। नापते किसमें जी, यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, ठीक है, एंगस्ट्रम, इसमें भी नाप सकते हैं आप लोग। तो एटॉमिक रेडियस सबसे पहले हमें कंपेयर करना होगा एटॉमिक रेडियस को ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के अंदर में, ठीक है। अच्छा, तो आइए पहले कंपेयर करना सीखें। चलिए, तो देखो हम लोग यदि बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस में, तो एक जर्नल सा यदि हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो क्या देखेंगे अपन लोग, एटॉमिक रेडियस जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का, ग्रुप 15 एलिमेंट जो होंगे उनका एटॉमिक रेडियस बड़ा दिखाई देगा आपको, ठीक है, कंपेरिजन टू ग्रुप 16 एलिमेंट,
ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब सर ऐसा क्यों होता है? तो देखो जब भी हम लोग अलोंग द पीरियड चलेंगे, ठीक है ना, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, तो क्या होगा आपके पास में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, है ना। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास में लिखा हुआ है लिथियम, ठीक है, फिर उसके बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, देखो इसका एटम नंबर कितना, 3 4 5 6 7 8, है ना। अच्छा अब देखो होगा क्या यहाँ से कि आपके पास में ये मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। लिथियम के अंदर कितने शेल हैं भैया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पहले 1 इलेक्ट्रॉन आया था तो 1 प्रोटॉन भी आया था, है ना। तो ये प्रोटॉन इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो एक और प्रोटॉन आया, तो ये दोनों प्रोटॉन मिलके जो है अब इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब दोनों प्रोटॉन मिलके इस इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है। और कुछ फोर्स इसके ऊपर में भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, इस फोर्स इसके ऊपर में भी लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। एक और इलेक्ट्रॉन आया तो एक और प्रोटॉन आया, तो अब 3 प्रोटॉन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। मतलब क्या समझ में आता है कि भाई जैसे जैसे हमारे पास में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, और अट्रैक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस के बीच में बढ़ता चला जाएगा। ये तो कहानी सिर्फ लिथियम की है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम के अंदर में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और आया तो 1 प्रोटॉन और आया, तो 4 प्रोटॉन मिलकर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। बोरॉन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन भैया, 5, तो 5 प्रोटॉन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद में देखो नाइट्रोजन के अंदर में क्या होगा, कार्बन के अंदर में क्या होगा कि आपके पास में 6 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में क्या होने वाला है जी, 7 प्रोटॉन मिलके 5 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर में 8 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। दैट मींस कि आपके पास में ऑक्सीजन के केस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वजह से क्या होगा कि अट्रैक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में वो ज्यादा हो जाएगा, और जैसे जैसे अट्रैक्शन होगा वैसे वैसे आपका साइज जो होगा वो घटता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपका साइज ऑलवेज डिपेंड करता है किसके ऊपर में, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज के ऊपर में अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो हमने क्या पाया भैया कि रेडियस जो होगा आपके पास में ग्रुप 15 का वो बड़ा होगा कंपैरेटिव टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये तो एक बात थी भाई, हम लोगों ने अभी किसकी बात की है, ग्रुप पीरियड वाइज बात की है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप यदि देखा जाए तो हमारे पास में कौन कौन एलिमेंट्स थे भैया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलेनियम, ठीक है, पोलोनियम। मैंने पहले ही बोला था हम लोग पोलोनियम की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए अब हो क्या रहा है आपके पास में, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक कितना था 8, इसका एटॉमिक कितना था सल्फर का एटॉमिक कितना था 16, ठीक है। सेलेनियम का एटॉमिक कितना था 34, और इसका एटॉमिक कितना था सर 52, है ना। अब एक चीज क्या दिख रही है यहाँ से, यदि हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, ऐसी मूव डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर यदि इंक्रीज करेगा तो क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल भी इंक्रीज करेंगे, दैट मींस नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, ठीक है। ठीक, अब वो कैसे पता लगेगा, सिंपल है, देखो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के सेल में, ऑक्सीजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया 8, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितने हैं 6। सल्फर में क्या होगा, एक सेल नया आ जाएगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है देख रहे हो कि हर बार जो है आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे। और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं क्या देखने को मिलेगा, एज द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीज द अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है, विच इंक्रीज द रेडियस, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में लिखा हुआ है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, है ना। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया सर, ये हमारा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, KLM, है ना। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 8, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा सर 1, ठीक है। ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट शेल हो गया।
इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन enthalpy. The minimum amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from the outermost shell is named as the ionization enthalpy. ठीक है। अच्छा, अब सर ये आउटर मोस्ट शेल, सर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से क्यों निकले भाई? अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन आपका लोएस्ट सेल में से निकल जाए या फिर फर्स्ट सेल में से निकल जाए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना होगा तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में से निकलेगा पहले, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो क्या समझ में आता है कि ये हमारा एक सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। लूजली बॉन्डेड भी क्यों हुआ सर? क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा है, ठीक है, और जो डिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो गया तो रेडियस भी हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली क्या बात भाई, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक। जब हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, देन इट इज नेम्ड एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और किसी भी एलिमेंट का डेल्टा IH1, ठीक है ना, दैट मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वो छोटा होता है कंपैरेटिव टू सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक, किसी भी एलिमेंट का। ये तो एक बात हुई, ठीक है। लेकिन अब हमें कंपेयर करना है किस किस के बीच में, हमें कंपेयर करना है ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 के अंदर में। यदि कंपेयर करने, अब ये तो समझ में आ गया सर कि हाँ आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, लेकिन अब यदि कंपेयर करने चले हम लोग किस किस के बीच में भैया, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, तो एक बात पहले ही समझ लेते हैं हम लोग, बड़ी कॉमन सी बात है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी 11th क्लास में, कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। और हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब हम लोग यदि देखें ग्रुप 15 बोले तो नाइट्रोजन फैमिली, और ग्रुप 16 बोले तो ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 15 को यदि हम लोग देख रहे हैं तो नाइट्रोजन एटम में कितना भैया 7, और ऑक्सीजन का एटम में कितना 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3, है ना। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। अब देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो ये हो गया हमारा 2s और ये हो गया हमारा 2p, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं 2p। अब देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 2, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 3। ये हो गया हमारा px py और ये हो गया हमारा pz। तो देखो इसके पास में क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसके पास में है, नाइट्रोजन फैमिली और नाइट्रोजन के पास में, ठीक है। अच्छा, लेकिन वहीं पर यदि हम लोग देखें किसको, ऑक्सीजन को, तो देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो ये हो गया हमारा 2s और ये हो गया हमारा 2p, ठीक है। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भैया 2, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखो इसके px में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और py में 1, और pz में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके पास में है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन के पास में, और जिसके पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। इसलिए बोला जाता है कि नाइट्रोजन फैमिली जो है उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन ये फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। तो डेल्टा, यहाँ तो बाजी मार गया कौन भैया अपना, डेल्टा IH1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा IH1 ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तो बाजी मार गया कौन अपना भैया, नाइट्रोजन। क्यों मार गया, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन फैमिली का तो साइज बड़ा होता था कि छोटा होता था, साइज बड़ा होता था, है ना। अच्छा, तो साइज बड़ा होगा तो उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी तो वैसे भी कम हो गया, ठीक, वैसे भी कम होगा, लेकिन भाई इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी साइज के बिहाफ पे तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है कि ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसकी है, नाइट्रोजन फैमिली की। क्यों है, क्योंकि डोमिनेट कैरेक्टर में कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस बात को समझने के लिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। आपके पास में बोरोन है और बेरिलियम है, ठीक है। बोरोन जो है आपका 13th ग्रुप एलिमेंट है और बेरिलियम आपके पास में 2nd ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो यदि हम लोग देखें आपके बेरिलियम के पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहीं पर बोरोन के पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो बाजी वहां पर कौन मारेगा, आपका बेरिलियम, ठीक है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डोमिनेटिव कैरेक्टर में है एज करस्पॉन्डिंग टू साइज, ठीक है। अच्छा, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी की यदि हम लोग बात करें, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो यहां से कि अब नाइट्रोजन के पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर में क्या देखने को मिला कि px
के अंदर में जो 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के किस में आ गया, pz के अंदर में आ गया। अब किसके पास में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर, ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन का सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन फैमिली और नाइट्रोजन, ठीक है। तो डेल्टा IH2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा IH1 ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि हर बार बाजी अपना नाइट्रोजन ही मार जाएगा, एक बार तो बाजी अपना ऑक्सीजन भी मारेगा, ठीक है। हारने वाला में से ऑक्सीजन भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं अब किसके बारे में, मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर किस किस बातों पे डिपेंड करता है, तो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर में मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है सर आपने मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, बताओ जरा सा, पता ही होगा सर, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं अब मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर किस किस बात पे डिपेंड करता है, मेटेलिक कैरेक्टर एक अच्छा मेटल कौन, जिसका साइज बड़ा होता हो, पहली बात। दूसरी बात क्या, उसकी आयनेशन एंथैल्पी हमेशा छोटी होती हो, ठीक है, मतलब कम आयनेशन एंथैल्पी होती हो, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता हो, है ना। तो हम लोग ये देखें ऑक्सीजन फैमिली के अंदर में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलेनियम, ठीक है, और पोलोनियम। वैसे पोलोनियम की बात करनी नहीं थी लेकिन अभी कर रहे हैं। तो देखो देखने को क्या मिला, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और थैलेनियम जो अपना क्या है भैया मेटलॉइड है, और ये अपना पुअर मेटल है। कैसे बोल दिया सर आपने, जरा बता भी दो। तो देखो रीजन क्या है, यदि हम लोग डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, साइज इंक्रीज करता दिखाई देगा, साइज इंक्रीज कर रहा है, हाँ सर साइज तो इंक्रीज कर रहा है। यदि साइज बढ़ेगा तो आपका आयनेशन एंथैल्पी क्या करेगा, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, और यदि आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, आपके पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो क्या हो रहा है, घट रहा है आपका, ठीक है, कि बढ़ रहा है सर, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपका घटेगा लेकिन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज, ठीक, which increases the metallic कैरेक्टर, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, समझ जाना, ठीक है। अच्छा तो देखो यहां पर क्या है, ये दोनों मैंने फिर पहले ही बोला, ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, ठीक, नॉन मेटल्स। ये क्या है आपके पास में, मेटलॉइड्स, और ये क्या है भैया आपके पास में, पुअर मेटल, ठीक। पुअर मेटल के साथ साथ में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक। तो मेटेलिक कैरेक्टर किस बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या देखा, जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि मेटेलिक कैरेक्टर हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ओके।